डिजिटल तफरीक और आलमी मुकाबला रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका अपने इत्तेहादियों और मोक्किलों पर चीनी हार्डवेयर जैसे कि हवावे के 5G 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से गुरीज करने के लिए दबाव डालता है। ट्रंप इंतजामिया ने सिंगापुर की कारपोरेशन ब्रॉडकॉम की जानिब से कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली सरकर्दा अमरीकी कंपनी क्वालकॉम को खरीदने की कोशिश को रोक दिया था। उन्हें खदशा था कि गैर मुल्की उन चिप्स में बैकडोर डाल सकते हैं या अमरीकी हुकूमत को उनमें अपने बैकडोर डालने से रोक सकते हैं। 2022 में बाइडन इंतजामिया ने मसनूई ज़हानत AI की तरक्की के लिए जरूरी आलेज कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग चिप्स की तिजारत पर सख्त पाबंदियां आयद कर दीं। अमरीकी कंपनियों को उन चिप्स को चीन को बरामद करने या चीन को इनकी तैयारी या मुरम्मत के जराए फराहम करने से मना कर दिया गया। बाद अज़ां इन पाबंदियों को मजीद सख्त किया गया और इस पाबंदी को रूस और ईरान जैसी दीगर अक़वाम तक बढ़ा दिया गया। अगरचे कलील मुद्दत में ये मसनूई ज़हानत की दौड़ में चीन को सुस्त करता है, लेकिन तवील मुद्दत में ये चीन को एक ऐसा मुकम्मल तौर पर अलहदा डिजिटल दायरा तैयार करने पर मजबूर करेगा जो इसकी छोटी से छोटी बुनियादी इकाइयों में भी अमरीकी डिजिटल दायरे से मुख्तलिफ होगा। ये दोनों डिजिटल दायरे एक दूसरे से मजीद दूर हो सकते हैं। चीनी सॉफ्टवेयर सिर्फ चीनी हार्डवेयर और चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बात करेगा और यही हाल सिलिकॉन पर्दे के दूसरी तरफ भी होगा। चूंकि डिजिटल कोड इंसानी रवैये पर असरअंदाज होता है और इंसानी रवैया बदले में डिजिटल कोड को तश्कील देता है, इसलिए दोनों फरीक मुख्तलिफ रास्तों पर गामजन हो सकते हैं जो उन्हें न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि उनकी सकाफती अक़दार, समाजी उसूलों और सियासी ढांचों में भी ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ बना देंगे। सदियों की हम आहंगी के बाद इंसानियत खुद को एक फैसला कुन मोड़ पर पा सकती है। कई सदियों से नई मालूमाती टेक्नोलॉजीज ने आलमगीरियत के अमल को तक़वियत दी और दुनिया भर के लोगों को करीब लाया। बज़ाहिर आज की मालूमाती टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि ये मुख्तलिफ लोगों को अलहदा मालूमाती खौलों इंफॉर्मेशन कोकून्स में बंद करके इंसानियत को तकसीम कर सकती है, जिससे एक वाहिद मुश्तरका इंसानी हकीकत का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। जहां हालिया दिहाइयों में वेब हमारा मरकजी इस्तियारा रहा है, मुस्तकबिल खोलों कोकून्स का हो सकता है। आलमी जहन और जिस्म की तकसीम, द ग्लोबल माइंड बॉडी स्प्लिट। अलहदा मालूमाती खौलों में ये तकसीम न सिर्फ इक्तिसादी दुश्मनियों और बैनुल अक़वामी कशीदगी का बाइस बन सकती है, बल्कि बहुत मुख्तलिफ सकाफतों, नजरियात और शनाख्तों की नशोनुमा का भी सबब बन सकती है। मुस्तकबिल की सकाफती और नजरियाती पेशरफ्त का अंदाजा लगाना आम तौर पर एक बेकार मश्क है। ये इक्तिसादी और जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त की पेश गोई करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तबरियूस के जमाने में कितने रूमी या यहूदी ये अंदाजा लगा सकते थे कि एक बिखरा हुआ यहूदी फिरका बिल आखिर रूमी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा और शहनशाह रूम के पुराने देवताओं को छोड़कर एक मसलूब यहूदी रब्बी की पूजा करेंगे। ये अंदाजा लगाना तो और भी मुश्किल होता कि मुख्तलिफ ईसाई फिरके किस सिमत में तरक्की करेंगे और उनके नजरियात और तनाजुआत का सियासत से लेकर जिनसी रुझानात तक हर चीज पर कितना अहम असर पड़ेगा। जब हजरत ईसी से तबरियूस की हुकूमत को टैक्स देने के बारे में पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो, मत्ती 22:21, तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि 2000 साल बाद अमरीकी जमहूरिया में चर्च और रियासत की अलहदगी पर उनके जवाब का क्या असर पड़ेगा। और जब सेंट पॉल ने रोम में ईसाइयों को लिखा, मैं खुद अपने जहन में तो खुदा की शरीयत का गुलाम हूं, लेकिन अपने गुनहगार जिसमें गुनाह की शरीयत का गुलाम हूं, रोमियो सुबह के 7:25, तो कौन ये पेशगोई कर सकता था कि इसके असरात डिकॉट के फलसफे से लेकर कोयर थ्योरी तक के मकतबा हाई फिक्र पर पड़ेंगे। उन मुश्किलात के बावजूद मुस्तकबिल की सकाफती पेशरफ्त का तसव्वुर करने की कोशिश करना जरूरी है, ताकि हम खुद को इस हकीकत से खबरदार कर सकें कि मसनूई जहानत के इनकलाब और हरीफ डिजिटल दायरों की तश्कील से महज हमारी मुलाजमतें और सियासी ढांचे ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बदलने का इम्कान है। मंदरजा झैल पैराग्राफ में कुछ तस्लीम शुदा तौर पर पुरजोश कयास आराइयां शामिल हैं, लिहाजा बराहे करम ज़हन में रखें कि मेरा मकसद सकाफती पेशरफ्त की दुरुस्त पेश गोई करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इस इम्कान की तरफ तवज्जो दिलाना है कि गहरी सकाफती तब्दीलियां और तनाजुआत हमारा इंतजार कर रहे हैं। दो रस नताइज के साथ एक मुमकिना पेशरफ्त यह है कि मुख्तलिफ डिजिटल खौल इंसानी शनाख्त के सबसे बुनियादी सवालात के बारे में मुतजाद नुक्ता नजर अपना सकते हैं। हजारों सालों से बहुत से मजहबी और सकाफती तनाजुआत, मिसाल के तौर पर हरीफ ईसाई फिरकों के दरमियान, हिंदुओं और बुद्ध मतों के दरमियान, और अफलातून के पैरोकारों और अरस्तू के पैरोकारों के दरमियान जहन जिस्म के मसले पर इख्तिलाफात की वजह से परवान चढ़े। क्या इंसान एक जिस्मानी वजूद है या एक गैर जिस्मानी जहन, या शायद एक जिस्म के अंदर फंसा हुआ जहन?
21वीं सदी में कंप्यूटर नेटवर्क ज़हन जिस्म के मसले को मज़ीद तक़वियत दे सकता है और इसे बड़े ज़ाती, नज़रियाती और सियासी तनाज़ुआत की वजह बना सकता है। ज़हन जिस्म के मसले के सियासी मुज़मिरात को समझने के लिए आइए मुख्तसरन ईसाईयत की तारीख़ पर नज़र डालते हैं। यहूदी सोच से मुतासिर इब्तदाई ईसाई फ़िरकों की अक्सरियत अहदनामा कदीम के इस ख्याल पर यकीन रखती थी कि इंसान मुजस्सम वजूद है और जिसमें इंसानी शनाख्त में अहम किरदार अदा करता है। पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस में कहा गया है कि खुदा ने इंसानों को जिस्मानी अजसाम के तौर पर पैदा किया, और अहदनामा कदीम की तकरीबन तमाम किताबें ये फ़र्ज़ करती हैं कि इंसान सिर्फ जिस्मानी अजसाम के तौर पर ही वजूद रख सकते हैं। चंद मुमकिना मुस्तस्नियात के साथ अहदनामा कदीम जन्नत या दोज़ख में मौत के बाद बेजिस्म वजूद के इम्कान का जिक्र नहीं करता। जब कदीम यहूदी निजात के बारे में तसव्वुर करते थे तो वो उसे मादी अजसाम की एक ज़मीनी बादशाहत समझते थे। हज़रत ईसीस के ज़माने में बहुत से यहूदियों का ख्याल था कि जब मसीहा आखिरकार आएगा तो मरने वालों के जिस्म इसी ज़मीन पर दोबारा जिंदा हो जाएंगे। मसीहा की तरफ से कायम की जाने वाली खुदा की बादशाहत का एक मादी बादशाहत होना मकसूद था, जिसमें दरख्त, पत्थर और खूनो गोश्त के अजसाम शामिल होते। यही नजरिया खुद हजरत ईसीस और पहले ईसाइयों का भी था। हजरत ईसीस ने अपने पैरोकारों से वादा किया था कि खुदा की बादशाहत जल्द ही उसी जमीन पर तामीर की जाएगी और वो अपने मादी अजसाम में उसमें रहेंगे। जब हजरत ईसीस अपना वादा पूरा किए बगैर इंतकाल कर गए तो उनके इब्तदाई पैरोकारों ने यकीन करना शुरू कर दिया कि वो जिस्म के साथ दोबारा जिंदा हुए थे, और जब खुदा की बादशाहत आखिरकार जमीन पर हकीकत बन जाएगी तो वो भी जिस्म के साथ दोबारा जिंदा होंगे। कलीसिया के पादरी तरतुलियान 160 से 240 ईस्वी ने लिखा कि निजात का दारोमदार खुद जिस्म पर है, और कैथोलिक चर्च की कैटेकिज्म जो 1274 में लेवन की दूसरी कौंसिल में अपनाए गए अकायद का हवाला देती है, कहती है, हम खुदा पर यकीन रखते हैं जो जिस्म का खालिक है। हम इस कलाम पर यकीन रखते हैं जो जिस्म को निजात दिलाने के लिए जिस्म बन गया। हम जिस्म के जी उठने पर यकीन रखते हैं जो जिस्म की तख्लीक और निजात दोनों की तकमील है। हम इस जिस्म के सच्चे जी उठने पर यकीन रखते हैं जो अब हमारे पास है। बज़ाहिर उन दवे टोक बयानात के बावजूद हमने देखा कि सेंट पॉल को पहले ही जिस्म के बारे में शुबहात थे, और 4वीं सदी ईस्वी तक यूनानी, मानिशाई और फारसी असरात के तहत कुछ ईसाई सनवियत पर मबनी नुक्ता नज़र की तरफ माइल हो गए थे। उन्होंने इंसानों को एक अच्छी गैर मादी रूह के तौर पर सोचना शुरू कर दिया जो एक बुरे मादी जिस्म में फंसी हुई है। वो जिस्म के साथ दोबारा जिंदा होने का तसव्वुर नहीं करते थे, बल्कि उसके बरअक्स अपनी काबिल नफरत मादी कैद से मौत के जरिए आज़ादी हासिल करने के बाद खालिस रूह दोबारा इसमें क्यों जाना चाहेगी। चुनाचे ईसाइयों ने यकीन करना शुरू कर दिया कि मौत के बाद रूह जिस्म से आज़ाद हो जाती है और हमेशा के लिए एक गैर मादी जगह पर वजूद रखती है जो मुकम्मल तौर पर जिस्मानी दायरे से बाहर है, जो आजकल ईसाइयों में मेयारी अकीदा है, कता नज़र उसके कि तरतोलियान और लेवन की दूसरी कौंसिल ने क्या कहा था। लेकिन ईसाईयत कदीम यहूदी नज़रिया को मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं कर सकी कि इंसान मुजस्सम वजूद है। बहरहाल मसीह ज़मीन पर जिस्म के साथ ज़ाहिर हुए। उनके जिस्म को सलीब पर केलों से जोड़ा गया था, जहां उन्होंने शदीद दर्द महसूस किया। लिहाजा दवे 1000 साल तक ईसाई फ़िरक़े रूह और जिस्म के दरमियान सही ताल्लुकात पर एक दूसरे से लड़ते रहे, कभी अल्फाज से, कभी तलवारों से। सबसे सख्त दलाइल मसीह के अपने जिस्म पर मरकूज थे। क्या वो मादी थे? क्या वो खालिस रूहानी थे? क्या उनकी फितरत गैर बाइनरी थी, यानी वो एक ही वक्त में इंसान और खुदा दोनों थे? ज़हन जिस्म के मसले के बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र ने लोगों के अपने जिस्मों के साथ सलूक पर असर डाला। औलिया, तारिकुद दुनिया और राहिबों ने इंसानी जिस्म को उसकी हुदूद तक धकेलने के हैरानकुन तजर्बात किए। जिस तरह मसीह ने अपने जिस्म को सलीब पर तकलीफ पहुंचने दी, इसी तरह उन मसीह के खिलाड़ियों ने शेरों और रीछों को उन्हें फाड़ने की इजाजत दी, जबकि उनकी रूहें इलाही मस्ती में खुश हो रही थीं। उन्होंने बालों वाले कमीज पहने, हफ्तों तक रोजे रखे या बरसों तक एक सुतून पर खड़े रहे, जैसे कि मशहूर सेमून जो मुबैयना तौर पर हलब के करीब एक सुतून के ऊपर तकरीबन 40 साल तक खड़े रहे। दूसरे ईसाइयों ने मुतजाद नुक्ता नजर अपनाया, ये यकीन करते हुए कि जिस्म बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता, सिर्फ ईमान ही अहमियत रखता था। इस ख्याल को मार्टिन लूथर जैसे प्रोटेस्टेंट ने इंतहा तक पहुंचा दिया, जिन्होंने 16 फीदे सिर्फ ईमान का नजरिया पेश किया। तकरीबन 10 साल तक राहिब के तौर पर रहने, रोजे रखने और अपने जिस्म को मुख्तलिफ तरीकों से तकलीफ देने के बाद लूथर उन जिस्मानी मशकों से मायूस हो गए। उन्होंने दलील दी कि कोई भी जिस्मानी खुद को तकलीफ पहुंचाने का अमल खुदा को उन्हें निजात देने पर मजबूर नहीं कर सकता। दर हकीकत
ये सोचना कि वो अपने जिस्म को तकलीफ देकर अपनी निजात हासिल कर सकते हैं गुरूर का गुनाह था। लिहाजा लोथर ने अपना मजहबी लिबास उतारा, एक साबिका राहिबा से शादी की और अपने पैरोकारों को बताया कि अच्छे ईसाई बनने के लिए उन्हें सिर्फ मसीह पर मुकम्मल ईमान रखने की जरूरत है। ज़हन और जिस्म के बारे में ये कदीम मजहबी बहसें मसनूई ज़हानत के इनकलाब से मुकम्मल तौर पर गैर मुताल्लिक लग सकती हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें 21वीं सदी की टेक्नोलॉजीज ने दोबारा जिंदा कर दिया है। हमारे जिस्मानी जिस्म और हमारी ऑनलाइन शनाख्तों और उतारों के दरमियान क्या ताल्लुक है? ऑफलाइन दुनिया और साइबर स्पेस के दरमियान क्या ताल्लुक है? फर्ज करें कि मैं अपनी जागने के ज्यादातर घंटे अपने कमरे में एक स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूं, ऑनलाइन गेम्स खेलता हूं, वर्चुअल रिश्ते बनाता हूं और यहां तक कि दूर से काम भी करता हूं। मैं बाहर खाने के लिए भी शायद ही निकलता हूं। मैं सिर्फ बाहर से खाना मंगवाता हूं। अगर आप कदीम यहूदियों और पहले ईसाइयों की तरह हैं तो आप मुझ पर तरस खाएंगे और ये नतीजा निकालेंगे कि मैं फरेब में जी रहा हूं, जिस्मानी जगहों और खूनो गोश्त के अजसाम की हकीकत से राब्ता खो रहा हूं। लेकिन अगर आपकी सोच लोथर और बहुत से बाद के ईसाइयों से ज्यादा करीब है तो आप सोच सकते हैं कि मैं आजाद हो गया हूं। अपनी ज्यादातर सरगर्मियों और रिश्तों को ऑनलाइन मुंतकिल करके मैंने खुद को कमजोर करने वाली कशिश शकल और खराब जिस्मों की महदूद नामियाती दुनिया से रिहाई दिला दी है और एक डिजिटल दुनिया के लामहदूद इम्कानात से लुत्फअंदोज हो सकता हूं, जो मुमकिना तौर पर हयातियात के कवानीन और यहां तक कि फिजिक्स के कवानीन से भी आजाद है। मैं एक बहुत बड़ी और ज्यादा दिलचस्प जगह पर घूमने और अपनी शनाख्त के नए पहलुओं को तलाश करने के लिए आजाद हूं। एक बढ़ता हुआ अहम सवाल यह है कि क्या लोग अपनी मर्जी की कोई भी वर्चुअल शनाख्त अपना सकते हैं या क्या उनकी शनाख्त को उनके हयातियाती जिस्म से महदूद होना चाहिए? अगर हम सोलाफाइड के लूथरन मौक़िफ़ पर अमल करते हैं तो हयातियाती जिस्म की ज्यादा अहमियत नहीं है। एक खास ऑनलाइन शनाख्त अपनाने के लिए सिर्फ वही चीज अहमियत रखती है जिस पर आप यकीन रखते हैं। इस बहस के दूरे रस नताइज न सिर्फ इंसानी शनाख्त के लिए बल्कि बतौर मजमूई दुनिया के बारे में हमारे रवैये के लिए भी हो सकते हैं। एक ऐसा मुआशरा जो शनाख्त को हयातियाती अजसाम की बुनियाद पर समझता है, इसे सीवरेज पाइप जैसे मादी इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे जिस्मों को बरकरार रखने वाले माहौलियाती निज़ाम के बारे में भी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। ये ऑनलाइन दुनिया को ऑफलाइन दुनिया का एक मुआविन समझेगा जो मुख्तलिफ मुफीद मकासद की तकमील कर सकती है, लेकिन हमारी जिंदगियों का मरकजी मैदान कभी नहीं बन सकती। इसका मकसद एक मिसाली जिस्मानी और हयातियाती दायरा जमीन पर खुदा की बादशाहत तख्लीक करना होगा। इसके बरक्स एक ऐसा मुआशरा जो हयातियाती अजसाम को कम अहमियत देता है और ऑनलाइन शनाख्तों पर तवज्जो मरकूज करता है, वो साइबर स्पेस में एक अमीर खुदा की बादशाहत तख्लीक करने की कोशिश कर सकता है, जबकि सीवरेज पाइप और बारिश के जंगलात जैसी महज मादी चीजों की किस्मत को नजरअंदाज कर सकता है। ये बहस न सिर्फ जानदारों के बारे में बल्कि डिजिटल हस्तियों के बारे में भी हमारे रवैये को तश्कील दे सकती है। जब तक मुआशरा शनाख्त की तारीफ जिस्मानी अजसाम पर तवज्जो मरकूज करके करता है, इसका इम्कान नहीं है कि वो मसनूई जहानत को शख्स समझे। लेकिन अगर मुआशरा जिस्मानी अजसाम को कम अहमियत देता है तो वो मसनूई जहानत भी जिनकी कोई जिस्मानी शक्ल नहीं है कानूनी शख्सियात के तौर पर कबूल की जा सकती हैं, जो मुख्तलिफ हुकूक से लुत्फअंदोज होंगी। पूरी तारीख में मुख्तलिफ सकाफतों ने ज़हन जिस्म के मसले के मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। 21वीं सदी में ज़हन जिस्म के मसले पर होने वाला तनाज़ा यहूदियों और ईसाइयों या कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान तकसीम से भी ज्यादा बड़े नताइज के साथ सकाफती और सियासी तकसीम का बाइस बन सकता है। मिसाल के तौर पर क्या होगा अगर अमरीकी दायरा जिस्म को कम अहमियत देता है, इंसानों की तारीफ उनकी ऑनलाइन शनाख्त से करता है, मसनूई जहानत को शख्स के तौर पर तस्लीम करता है और माहौलियाती निज़ाम की अहमियत को नजरअंदाज करता है, जबकि चैनी दायरा उसके बरक्स मौक़िफ़ अपनाए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों या माहौलियाती म्यारात की पासदारी के बारे में मौजूदा इख्तिलाफात इसके मुकाबले में बहुत छोटे लगेंगे। 30 साला जंग, जो मुमकिना तौर पर यूरोपीय तारीख की सबसे तबाहकुन जंग थी, कम अज कम जुज़वी तौर पर इसलिए लड़ी गई थी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सोलाफाइड जैसे अकायद और इस पर मुत्तफिक नहीं हो सके थे कि मसीह इलाही थे, इंसानी थे या गैर बाइनरी थे। क्या मुस्तकबिल के तनाज़ुआत मसनूई जहानत के हुकूक और उतारों की गैर बाइनरी फितरत के बारे में किसी बहस से शुरू हो सकते हैं? जैसा कि जिक्र किया गया है, ये सब जंगली क़ियास आराइयां हैं और तमाम तर इम्कान में असल सकाफतें और नजरियात मुख्तलिफ और शायद और भी ज्यादा जंगली सिमतों में तरक्की करेंगे। लेकिन ये इम्कान है कि चंद दिहाइयों के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क नई इंसानी और गैर इंसानी शनाख्तों को फ़रोग़ देगा जो हमारे लिए बहुत कम मानी रखती हैं। और अगर दुनिया दवे हरीफ डिजिटल खौलों में तकसीम हो जाती है तो एक खौल में मौजूद हस्तियों की शनाख्तें दूसरे खौल के बाशिंदों के लिए नाकाबिले फ़हम हो सकती हैं।
कोड वार से गर्म जंग तक, फ्रॉम कोड वॉर टू हॉट वॉर। अगरचे चीन और अमेरिका फिलहाल मसनूई जहानत की दौड़ में आगे हैं, लेकिन वो तन्हा नहीं है। यूरोपीय यूनियन, भारत, ब्राजील और रूस जैसे दूसरे ममालिक या ब्लॉक्स अपने अपने डिजिटल दायरे बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनमें से हर एक मुख्तलिफ सियासी, सकाफती और मजहबी रिवायात से मुतासिर होगा। दुनिया महज दवे आलमी सल्तनतों में तकसीम होने के बजाय दर्जन भर सल्तनतों के दरमियान तकसीम हो सकती है। ये वाज़ेह नहीं है कि आया इससे साम्राज्यी मुकाबला किसी हद तक कम होगा या सिर्फ मजीद बिगड़ जाएगा। नई सल्तनतें एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा मुकाबला करेंगी, मुसल्लह तनाज़ा का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग बराह रास्त फौजी तसादुम में कभी नहीं बदली, जिसकी बड़ी वजह बाहमी यकीनी तबाही का नजरिया था। लेकिन मसनूई जहानत के दौर में बढ़ोतरी का खतरा ज्यादा है, क्योंकि साइबर जंग जौहरी जंग से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। सबसे पहले, साइबर हथियार जौहरी बमों से कहीं ज्यादा कसीर जहती होते हैं। साइबर हथियार किसी मुल्क के इलेक्ट्रिक गर्ड को गिरा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक खुफिया तहकीकी मरकज को तबाह करने, दुश्मन के सेंसर को जाम करने, एक सियासी स्कैंडल को भड़काने, इंतखाबात में हीरा फेरी करने या एक ही स्मार्टफोन को हैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो ये सब खुफिया तरीके से कर सकते हैं। वो मशरूम क्लाउड और आग के तूफान के साथ अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करते, और ना ही वो लॉन्च पैड से हदफ तक कोई नजर आने वाला निशान छोड़ते हैं। नतीजतन बाज़ औक़ात ये जानना मुश्किल होता है कि आया कोई हमला हुआ भी है या नहीं, या किसने उसे शुरू किया। अगर एक डेटाबेस हैक हो जाता है या हसास साजो सामान तबाह हो जाता है, तो ये यकीनी बनाना मुश्किल होता है कि किसे मौरिद इल्जाम ठहराया जाए। लिहाजा महदूद साइबर जंग शुरू करने का लालच बड़ा है, और उसे बढ़ाने का लालच भी। इसराइल और ईरान या अमेरिका और रूस जैसे हरीफ ममालिक सालों से एक गैर एलानिया लेकिन बढ़ती हुई जंग में साइबर हमलों का तबादला कर रहे हैं। ये एक नया आलमी मेयार बनता जा रहा है, जो बैनुल-अक़वामी कशीदगी को बढ़ा रहा है और ममालिक को एक के बाद एक रेड लाइन उबूर करने पर मजबूर कर रहा है। दूसरा अहम फर्क पेशगोई से मुताल्लिक है। सर्द जंग एक इंतहाई मंतकी शतरंज के खेल की तरह थी, और जौहरी तनाज़ा की सूरत में तबाही की यकीनी सूरत हाल इतनी ज्यादा थी कि जंग शुरू करने की ख्वाहिश उसी लिहाज से कम थी। साइबर जंग में ये यकीनी सूरत हाल नहीं है। कोई भी यकीन से नहीं जानता कि हर फरीक ने कहां अपने लॉजिक बम, ट्रोजन हार्स और मॉलवियर्स नस्ब किए हैं। कोई भी यकीनी नहीं हो सकता कि उनके अपने हथियार जब मुतालबा किया जाएगा तो वाकई काम करेंगे। क्या चीनी मिसाइल हुक्म मिलने पर फायर करेंगे, या शायद अमरीकियों ने उन्हें या कमांड की जंजीर को हैक कर लिया है? क्या अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स तवक्को के मुताबिक काम करेंगे, या वो पुरअसरार तौर पर बंद हो जाएंगे या दायरों में घूमते रहेंगे? ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल बाहमी यकीनी तबाही के नजरिए को कमजोर करती है। एक फरीक खुद को सही या गलत तरीके से ये यकीन दिला सकता है कि वो एक कामयाब पहला हमला शुरू कर सकता है और बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई से बच सकता है। इससे भी बदतर यह है कि अगर एक फरीक सोचता है कि उसके पास ऐसा मौका है, तो पहला हमला करने का लालच नाकाबिले मुजाहिमत बन सकता है, क्योंकि ये कभी मालूम नहीं होता कि मौका की खिड़की कब तक खुली रहेगी। गेम थ्योरी का कहना है कि हथियारों की दौड़ में सबसे खतरनाक सूरत हाल वो है जब एक फरीक महसूस करता है कि उसे एक फायदा हासिल है, लेकिन ये फायदा उसके हाथ से निकल रहा है। यहां तक कि अगर इंसानियत आलमी जंग के बदतरीन मंजरनामे से बच जाती है, तो भी नए डिजिटल सल्तनतों का उरूज अरबों लोगों की आज़ादी और खुशहाली को खतरा लाहक कर सकता है। 19वीं और 20वीं सदी की सनती सल्तनतों ने अपनी नौआबादियात का इस्तेहसाल और जब्र किया, और ये तवक्को करना अहमकाना होगा कि नई डिजिटल सल्तनतें इससे बहुत बेहतर सलूक करेंगी। मजीद बुरा, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, अगर दुनिया हरीफ सल्तनतों में तकसीम हो जाती है, तो इंसानियत माहौलियाती बहरान पर काबू पाने या मसनूई जहानत और बायो इंजीनियरिंग जैसी दीगर खलल डालने वाली टेक्नोलॉजीज को मुनज़्ज़म करने के लिए मुअस्सर तरीके से ताउन नहीं कर पाएगी। आलमी रिश्ता, द ग्लोबल बॉन्ड, यकीनन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया चंद डिजिटल सल्तनतों में तकसीम हो जाती है, दवे सवे कौमी रियासतों की ज्यादा मुतनव्वे बिरादरी रहती है, या बिल्कुल मुख्तलिफ और गैर मुतवक्के खतूत पर तकसीम हो जाती है। ताउन हमेशा एक इख्तियार है। इंसानों के दरमियान ताउन की शर्त मुशाबहत नहीं है, ये मालूमात का तबादला करने की सलाहियत है। जब तक हम गुफ्तगू करने के काबिल हैं, हमें कोई ऐसी मुश्तरका कहानी मिल सकती है जो हमें करीब ला सके। बहरहाल यही वो चीज है जिसने होमो सेपियंस को सैयारे की गालिब नौ बनाया।
जिस तरह मुख्तलिफ और हत्तीज के हरीफ खानदान एक कबायली नेटवर्क के अंदर ताउन कर सकते हैं और मुकाबिले कबाइल एक कौमी नेटवर्क के अंदर ताउन कर सकते हैं, इसी तरह मुखालिफ अक़वाम और सल्तनतें भी एक आलमी नेटवर्क के अंदर ताउन कर सकती हैं। वो कहानियां जो ऐसे ताउन को मुमकिन बनाती हैं हमारे इख्तिलाफात को ख़त्म नहीं करती, बल्कि वो हमें मुश्तरका तजर्रुबात और मुफादात की निशानदही करने के काबिल बनाती हैं, जो सोच और अमल के लिए एक मुश्तरका फ्रेमवर्क पेश करते हैं। उसके बावजूद आलमी ताउन को मुश्किल बनाने वाली एक बड़ी वजह यह गलतफहमी है कि इसके लिए तमाम सकाफती, समाजी और सियासी इख्तिलाफात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। पॉपुलिस्ट सियासतदान अक्सर ये दलील देते हैं कि अगर बैनुल अक़वामी बिरादरी एक मुश्तरका कहानी और आलमगीर उसूलों और अक़दार पर मुत्तफ़िक़ हो जाती है तो ये उनकी अपनी कौम की आज़ादी और मुनफरिद रिवायात को तबाह कर देगा। इस मौक़िफ़ को 2015 में फ्रांस की नेशनल फ्रंट पार्टी की रहनुमा मारीन ली पीन ने एक इंतखाबी तकरीर में बेबाकी से बयान किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया, हम एक नए दवे जमाती निज़ाम में दाखिल हो चुके हैं। एक दवे जमाती निज़ाम दवे बाहमी तौर पर खुसूसी तसव्वुरात के दरमियान जो अब से हमारी सियासी ज़िंदगी को तश्कील देंगे। तकसीम अब बाएं और दाएं को अलग नहीं करती, बल्कि आलमगीरियत पसंदों और मुहिब्बतों को अलग करती है। अगस्त 2020 में सदर ट्रंप ने अपने रहनुमा असूल को इस तरह बयान किया, हमने आलमगीरियत को मुस्तरद कर दिया है और हुब्बुल वतनी को अपना लिया है। खुशकिस्मती से ये दोहरी हैसियत अपनी बुनियादी मफरूज़े में गलत है। आलमी ताउन और हुब्बुल वतनी एक दूसरे से खारिज नहीं है, क्योंकि हुब्बुल वतनी का मतलब गैर मुल्कियों से नफरत करना नहीं है। ये हमारे हम वतनों से मोहब्बत करने के बारे में है। और बहुत सी सूरतें ऐसी होती हैं जब अपने हम वतनों की देखभाल के लिए हमें गैर मुल्कियों के साथ ताउन करने की जरूरत होती है। कोविड-19 ने हमें एक वाज़ेह मिसाल फराहम की। वबाएं आलमी वाक़यात हैं और आलमी ताउन के बगैर उन्हें काबू करना, अकेले उन्हें रोकना तो दरकिनार मुश्किल है। जब एक नया वायरस या एक मुतगय्यर पैथोजीन एक मुल्क में जाहिर होता है तो ये बाकी तमाम ममालिक को खतरे में डाल देता है। उसके बरक्स पैथोजीन्स पर इंसानों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम ऐसे तरीकों से ताउन कर सकते हैं जो पैथोजीन्स नहीं कर सकते। जर्मनी और ब्राजील के डॉक्टर एक दूसरे को नए खतरात से खबरदार कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छा मशवरा दे सकते हैं और बेहतर इलाज दरियाफ्त करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अगर जर्मन साइंसदान किसी नई बीमारी के खिलाफ वैक्सीन ईजाद करते हैं तो ब्राजीलियों को इस जर्मन कामयाबी पर कैसा रद्द-अमल जाहिर करना चाहिए? एक इख्तियार यह है कि गैर मुल्की वैक्सीन को मुस्तरद कर दिया जाए और इंतजार किया जाए जब तक कि ब्राजीली साइंसदान एक ब्राजीली वैक्सीन तैयार न कर लें। ताहम ये न सिर्फ अहमकाना होगा, ये हुब्बुल वतनी के खिलाफ भी होगा। ब्राजीली मुहिब्बे वतन को अपने हम वतनों की मदद के लिए दस्तयाब किसी भी वैक्सीन को इस्तेमाल करना चाहिए, कता नजर उसके कि वैक्सीन कहाँ तैयार की गई थी। इस सूरत हाल में गैर मुल्कियों के साथ ताउन करना ही हुब्बुल वतनी का काम है। मसनूई ज़हानत का कंट्रोल खोने का खतरा भी एक इसी तरह की सूरत हाल है, जिसमें हुब्बुल वतनी और आलमी ताउन को साथ साथ चलना चाहिए। एक बेकाबू मसनूई ज़हानत बिल्कुल एक बेकाबू वायरस की तरह हर कौम के इंसानों को खतरा में डालती है। कोई भी इंसानी गिरोह, चाहे एक कबीला, एक कौम या पूरी नस्ल, अलगोरिथम को ताकत मुंतकिल करने से फायदा हासिल नहीं कर सकता। उसके बरक्स जो पॉपुलिस्ट दलील देते हैं, आलमगीरियत का मतलब एक आलमी सल्तनत कायम करना, कौमी वफादारियों को तर्क करना या लामहदूद इमिग्रेशन के लिए सरहदें खोलना नहीं है। दरहकीकत आलमी ताउन का मतलब दवे बहुत ज्यादा मामूली चीजें हैं। पहला, कुछ आलमी कवानीन के लिए एक अहद। ये कवानीन हर कौम की मुनफरिद हैसियत और लोगों को अपनी कौम से जो वफादारी रखनी चाहिए उसे मुस्तरद नहीं करते, वो सिर्फ कौमों के दरमियान ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करते हैं। वर्ल्ड कप एक अच्छी मिसाल है। वर्ल्ड कप कौमों के दरमियान एक मुकाबला है और लोग अक्सर अपनी कौमी टीम से शदीद वफादारी का मुजाहिरा करते हैं। इसी वक्त वर्ल्ड कप आलमी मुआहिदे का एक हैरत अंगेज मुजाहिरा है। ब्राजील जर्मनी के खिलाफ फुटबॉल नहीं खेल सकता जब तक कि ब्राजीली और जर्मन पहले खेल के लिए कवानीन के एक ही सेट पर मुत्तफिक न हों। ये अमली आलमगीरियत है। आलमगीरियत का दूसरा उसूल ये है कि कभी कभार, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार, चंद लोगों के कलील मुद्दती मफादात पर तमाम इंसानों के तवील मुद्दती मफादात को तरजीह देना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड कप में तमाम कौमी टीमें कारकर्दगी बढ़ाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल न करने पर मुत्तफिक है, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि अगर वो इस रास्ते पर चलते हैं तो वर्ल्ड कप बिलाखिर बायोकेमिस्टों के दरमियान मुकाबला में बदल जाएगा। दूसरे शोबों में जहां टेक्नोलॉजी खेल को बदलने वाली है, हमें इसी तरह कौमी और आलमी मफादात में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए।
कौमें जाहिर है कि नई टेक्नोलॉजी की तरक्की में मुकाबला जारी रखेंगी, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें खुद मुख्तार हथियारों और हीरा फेरी करने वाले अलगोरिथम जैसी खतरनाक टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की और तैनाती को महदूद करने पर मुत्तफ़िक होना चाहिए, न सिर्फ इखलास की खातिर बल्कि अपनी बका की खातिर भी। इंसानी इंतखाब, द ह्यूमन चॉइस, मसनूई ज़हानत के बारे में बैनुल अक़वामी मुआहिदों को बनाने और बरकरार रखने के लिए बैनुल अक़वामी निज़ाम के काम करने के तरीके में बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत होगी। अगरचे हमें जौहरी और हयातियाती हथियारों जैसी खतरनाक टेक्नोलॉजीज़ को मुनज़्ज़म करने का तजर्बा है, लेकिन मसनूई ज़हानत के ज़ाब्ते के लिए एतमाद और खुद इंज़िबाती की बेमिसाल सतहों का मुतालबा होगा, जिसकी दवे वजूहात हैं। पहला, एक गैर कानूनी मसनूई ज़हानत लैब को छुपाना एक गैर कानूनी जौहरी रिएक्टर से ज़्यादा आसान है। दूसरा, मसनूई ज़हानत में जौहरी बमों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दोहरे शहरी फौजी इस्तेमाल होते हैं। नतीजतन खुद मुख्तार हथियारों के निज़ाम पर पाबंदी लगाने वाले मुआहिदे पर दस्तखत करने के बावजूद एक मुल्क खुफिया तौर पर ऐसे हथियार तैयार कर सकता है या इन्हें शहरी मसनूआत के तौर पर छुपाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये मेल पहुंचाने और खेतों पर कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव करने के लिए मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार ड्रोन तैयार कर सकता है, जो चंद मामूली तरामीम के साथ बम भी पहुंचा सकते हैं और लोगों पर जहर का छिड़काव भी कर सकते हैं। नतीजतन हुकूमतों और कारपोरेशनों को यह भरोसा करना ज्यादा मुश्किल लगेगा कि उनके हरीफ वाकई मुत्तफ़क़ा ज़वाबित की पाबंदी कर रहे हैं और खुद भी कवानीन को नजरअंदाज करने के लालच का मुकाबला करना पड़ेगा। क्या इंसान एतमाद और खुद इंज़िबाती की जरूरी सतहें पैदा कर सकते हैं? क्या तारीख में ऐसी तब्दीलियों की कोई मिसाल मौजूद है? बहुत से लोग तब्दीली लाने की इंसानी सलाहियत के बारे में शक में हैं, और ख़ास तौर पर तशद्दुद को तर्क करने और मजबूत आलमी रिश्ते कायम करने की इंसानी सलाहियत के बारे में। मिसाल के तौर पर हांस मॉर्गेनथाउ और जॉन मीरशाइमर जैसे हकीकत पसंद मुफक्किरीन ने दलील दी है कि ताकत के लिए ऑल आउट मुकाबला बैनुल अक़वामी निज़ाम की नागुज़ीर हालत है। मीरशाइमर वजाहत करते हैं कि मेरा नजरिया बड़ी ताकतों को बुनियादी तौर पर यह जानने में मसरूफ देखता है कि ऐसी दुनिया में कैसे जिंदा रहा जाए जहां उन्हें एक दूसरे से बचाने के लिए कोई एजेंसी मौजूद नहीं है, और ये कि उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि ताकत उनकी बका की कलीद है। फिर मीरशाइमर पूछते हैं कि रियासतें कितनी ताकत चाहती हैं, और जवाब देते हैं कि तमाम रियासतें ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करना चाहती हैं जो वो हासिल कर सकें, क्योंकि बैनुल अक़वामी निज़ाम रियासतों के लिए ताकत हासिल करने के मौके तलाश करने के लिए ताकतवर तरगीबात पैदा करता है ताकि वो अपने हरीफों की कीमत पर ताकत हासिल कर सकें। वो ये नतीजा अखज़ करते हैं कि एक रियासत का हतमी मकसद निज़ाम में बालादस्त बनना है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का ये तारीक नज़रिया इंसानी ताल्लुकात के पॉपुलिस्ट और मार्क्सिस्ट नज़रियात से मुशाबे है, इस लिहाज से कि वो सब इंसानों को सिर्फ ताकत में दिलचस्पी रखने वाले के तौर पर देखते हैं, और वो सब इंसानी फितरत के एक गहरे फ़लसफ़ियाना नज़रिया पर मबनी है जिसे प्राइमेटोलॉजिस्ट फ्रांस डी वॉल ने वेनियर थ्योरी का नाम दिया है। ये दलील देती है कि दिल की गहराइयों में इंसान पत्थर के ज़माने के शिकारी हैं जो दुनिया को एक जंगल के तौर पर देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, जहां ताकतवर कमज़ोरों का शिकार करते हैं और जहां ताकत ही हक बनाती है। ये नजरिया कहता है कि हजारों सालों से इंसानों ने इस गैर मुतगय्यर हकीकत को अफसानों और रसूमात की एक पुतली और तब्दील होने वाली परत के नीचे छुपाने की कोशिश की है, लेकिन हम कभी भी जंगल के कानून से वाकई आजाद नहीं हुए हैं। दरहकीकत हमारे अफसाने और रसूमात खुद जंगल के अव्वलीन कुत्तों की तरफ से अपने से कमतर को धोखा देने और फंसाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक हथियार है। जो लोग इस हकीकत का इदराक नहीं करते वो खतरनाक हद तक सादा लौ है और किसी बेरहम शिकारी का शिकार बन जाएंगे। ताहम ये सोचने की वजूहात हैं कि मीरशाइमर जैसे हकीकत पसंदों का तारीखी हकीकत का एक मुंतखब नजरिया है, और ये कि जंगल का कानून खुद एक अफसाना है। जैसा कि डी वॉल और बहुत से दूसरे हयातियात दानों ने बेशुमार मुतालियात में दस्तावेज किया है, हकीकी जंगल हमारे तखय्युल में मौजूद जंगल के बरक्स लातादाद जानवरों, पौधों, फंगी और यहां तक कि बैक्टीरिया के जरिए दिखाए जाने वाले ताउन, बाहमी जिंदगी और ईसार से भरे होते हैं। मिसाल के तौर पर तमाम जमीनी पौधों में से 80% फंगी के साथ बाहमी ताल्लुकात पर इन्हिसार करते हैं, और तकरीबन 90% अरूकी पौधों के खानदान खुर्दबीनी हयातियात के साथ बाहमी ताल्लुकात से लुत्फअंदोज होते हैं। अगर अमेज़ोनिया, अफ्रीका या भारत के बारिश के जंगलात में मौजूद जानदार बालादस्ती के लिए ऑल आउट मुकाबला के हक में ताउन को तर्क कर देते तो बारिश के जंगलात और उनके तमाम बाशिंदे जल्दी मर जाते। ये जंगल का कानून है।
जहां तक पत्थर के जमाने के इंसानों का ताल्लुक है, वो शिकारी होने के साथ साथ जमा करने वाले भी थे, और इस बात का कोई मजबूत सबूत नहीं है कि उनमें नाकाबिले तस्खीर जंगजोई के रुझानात थे। अगरचे बहुत सारी कयास आराइयां हैं, लेकिन मुनज़्ज़म जंग का पहला गैर मुबहम सबूत सिर्फ तकरीबन 13,000 साल पहले दरियाए नील की वादी में जबल सहाबा के मकाम पर आसार कदीमा के रिकॉर्ड में जाहिर होता है। इस तारीख के बाद भी जंग का रिकॉर्ड मुतगय्यर है, न कि मुस्तकिल। कुछ अदवार गैर मामूली तौर पर मुतशद्दिद थे, जबकि दूसरे निस्बतन पुरअमन थे। इंसानियत की तवीलुल मुद्दती तारीख में जो सबसे वाज़ेह नमूना पैटर्न हम देखते हैं, वो तसादुम का तसलसल नहीं है, बल्कि बाहमी ताउन में बढ़ता हुआ पैमाना है। 1 लाख साल पहले सिपेयंस सिर्फ छोटे ग्रोहों, बैंड्स की सतह पर ताउन कर सकते थे। हजारों साल के दौरान हमने अजनबियों की बरादरियों को बनाने के तरीके ढूंढ लिए, पहले कबाइल की सतह पर और बिलआखिर मज़ाहिब, तिजारती नेटवर्क्स और रियासतों की सतह पर। हकीकत पसंदों को ये बात नोट करनी चाहिए कि रियासतें इंसानी हकीकत के बुनियादी ज़र्रात नहीं है, बल्कि एतमाद और ताउन की तश्कील के कठिन अमल का नतीजा है। अगर इंसान सिर्फ ताकत में दिलचस्पी रखते तो वो सिरे से रियासतें बना ही ना पाते। बिलाशुबा तनाजुआत हमेशा एक इम्कान रहे हैं, रियासतों के दरमियान और अंदरूनी तौर पर भी, लेकिन वो कभी भी एक नागुज़ीर तकदीर नहीं रहे। जंग की शिद्दत किसी अटल इंसानी फितरत पर मुनहसिर नहीं होती, बल्कि बदलते हुए तकनीकी, इक्तिसादी और सकाफती अवामिल पर मुनहसिर होती है। जैसे जैसे ये अवामिल बदलते हैं, वैसे वैसे जंग भी बदल जाती है, जैसा कि 1945 के बाद के दौर में वाज़ेह तौर पर देखा गया। इस अरसे के दौरान जौहरी टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंग की मुमकिना कीमत को बहुत बढ़ा दिया। 1950 की दिहाई से सुपर पावर्स पर यह वाज़ेह हो गया कि अगर वो किसी तरह एक भरपूर जौहरी तबादले में जीत भी जाते हैं, तो उनकी फतह एक खुदकुश कामयाबी साबित होगी, जिसमें उनकी ज्यादातर आबादी की कुर्बानी शामिल होगी। उसके साथ ही मादी बुनियाद पर कायम मईशत से इल्म पर मबनी मईशत की तरफ जारी तब्दीली ने जंग के मुमकिना फवायद को कम कर दिया। अगरचे चावल के खेतों और सोने की कानों पर कब्जा करना अब भी मुमकिन रहा है, लेकिन 20वीं सदी के आखिर तक ये इक्तिसादी दौलत के अहम जराए नहीं रहे थे। सेमीकंडक्टर सेक्टर जैसी नई सरकर्दा सनतें तकनीकी महारतों और तंजीमी मालूमात नो हाउ पर मबनी हो गईं, जो फौजी कब्जे से हासिल नहीं की जा सकती थीं। नतीजतन 1945 के बाद के दौर के कुछ अजीम तरीन इक्तिसादी मोजिज़ात शिकस्त खुर्दा ताकतों जर्मनी, इटली और जापान के साथ साथ स्वीडन और सिंगापुर जैसे ममालिक ने हासिल किए, जिन्होंने फौजी तनाजुआत और साम्राज्यी फतूहात से गुरीज किया। आखिर में 20वीं सदी के दूसरे निस्फ हिस्से में एक गहरी सकाफती तब्दीली भी देखने में आई, जिसमें पुराने जमाने के जंगी नजरियात, मिलिटरिस्टिक आइडियल्स में कमी आई। फनकारों ने मेमारों की तारीफ करने के बजाय ज्यादा तवज्जो जंग की बेहिस्सी और होलनाकियों को दिखाने पर मरकूज की, और सियासतदान गैर मुल्की फतूहात के बजाय मुल्की इस्लाहात के ख्वाब देखते हुए इक़्तिदार में आए। उन तकनीकी, इक्तिसादी और सकाफती तब्दीलियों की वजह से दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद की दिहाइयों में ज्यादातर हुकूमतों ने जारहाना जंगों को अपने मफादात के हुसूल के लिए एक पुरकशिश जरिया समझना छोड़ दिया, और ज्यादातर कौमों ने अपने पड़ोसियों को फतह करने और तबाह करने के बारे में ख्याली पिलाओ पकाना बंद कर दिया। अगरचे खाना जंगियां और बगावतें आम रही हैं, लेकिन 1945 के बाद की दुनिया में रियासतों के दरमियान बड़े पैमाने की जंगों और ख़ास तौर पर बड़ी ताकतों के दरमियान बराह रास्त मुसल्लह तनाज़ुआत में नुमायां कमी देखी गई है। जंग में कमी के शवाहिद, रियासती बजट बेशुमार आदाद शुमार 1945 के बाद के इस दौर में जंग में कमी की गवाही देते हैं, लेकिन शायद सबसे वाज़ेह सबूत रियासती बजट में मिलता है। रिकॉर्डशुदा तारीख के ज्यादातर हिस्से में हर सल्तनत, सल्तनती उस्मानिया, बादशाहत और जमहूरिया के बजट में फौज पहले नंबर पर थी। हुकूमतें सेहत की देखभाल और तालीम पर कम खर्च करती थीं, क्योंकि उनके ज्यादातर वसाइल फौजियों की तनख्वाहों, दीवारों की तामीर और जंगी बहरी जहाजों की तैयारी पर सिर्फ हो जाते थे। जब ब्यूरोक्रेट चन शियांग ने चाइनीज सोंग खानदान के साल 1065 के सालाना बजट का जायजा लिया, तो उन्हें पता चला कि 60 मिलियन मनक्यान करेंसी यूनिट में से 50 मिलियन 83% फौज पर खर्च हो गए थे। एक और अहलकार काई शियांग ने लिखा, अगर हम जन्नत के नीचे तमाम मिल्कियत को 6 हिस्सों में तकसीम करें तो 5 हिस्से फौज पर खर्च होते हैं और 1 हिस्सा मंदिरों की नजर और रियासती अखराजात पर खर्च होता है। मुल्क गरीब और लोग मुश्किलात में क्यों न होंगे। यही सूरत हाल कदीम जमाने से लेकर जदीद दूर तक कई दीगर हुकूमतों में भी गालिब रही। रूमी सल्तनत अपने बजट का तकरीबन 50 से 75% फौज पर खर्च करती थी, और 17वीं सदी के आखिर में उस्मानी सल्तनत में ये तादाद तकरीबन 60% थी।
1685 और 1813 के दरमियान बरतानवी हुकूमत के अखराजात में फौज का औसत हिस्सा 75% रहा। फ्रांस में 1630 और 1661 के दरमियान फौजी अखराजात बजट का 89% से 93% के दरमियान रहे और 18वीं सदी के ज्यादातर हिस्से में 30% से ऊपर रहे, और 1788 में सिर्फ माली बहरान की वजह से 25% की कम तरीन सतह पर गिरे, जिसने फ्रांसीसी इनकलाब को जन्म दिया। पर्शिया में 1711 से 1800 तक बजट में फौज का हिस्सा कभी भी 75% से कम नहीं हुआ और कभी कभार 91% तक भी पहुंच गया। 1870 से 1913 के निस्बतन पुरअमन सालों के दौरान यूरोप की बड़ी ताकतों के साथ साथ जापान और अमेरिका के रियासती बजट का औसत 30% फौज खा जाती थी, जबकि स्वीडन जैसी छोटी ताकतें उससे भी ज्यादा खर्च कर रही थीं। जब 1914 में जंग छिड़ गई तो फौजी बजट आसमान को छूने लगे। पहली जंग अजीम में फ्रांसीसी फौजी अखराजात औसतन बजट का 70% थे। जर्मनी में ये 91%, रूस में 48%, बरतानिया में 49% और अमेरिका में 47% थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया का आदादोशुमार 69% और अमेरिका का 71% तक बढ़ गया, यहां तक कि 1970 की दिहाई के डिटेंट के सालों में सोवियत फौजी अखराजात अब भी बजट का 32.5% थे। उम्मीद अफजा बजट और तब्दीली की जरूरत हालिया दिहाइयों में रियासती बजट किसी भी अमन पसंद किताबचे से कहीं ज्यादा उम्मीद अफजा मवाद पेश करते हैं। 21वीं सदी के अवाइल में दुनिया भर में फौज पर हुकूमती अखराजात का औसत बजट का सिर्फ तकरीबन 7% रहा है, और यहां तक कि गालिब सुपर पावर अमेरिका ने भी अपनी फौजी बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए अपने सालाना बजट का सिर्फ तकरीबन 13% खर्च किया। चूंकि ज्यादातर लोग अब बैरूनी हमले के खौफ में नहीं रहते थे, इसलिए हुकूमतें फलाह व बहबूद, तालीम और सेहत की देखभाल पर कहीं ज्यादा रकम लगा सकती थीं। 21वीं सदी के अवाइल में दुनिया भर में सेहत की देखभाल पर औसत खर्च हुकूमती बजट का तकरीबन 10% रहा है। यह दिफाई बजट का तकरीबन 1.4 गुना। 2010 की दिहाई में बहुत से लोगों के लिए यह हकीकत कि सेहत की देखभाल का बजट फौजी बजट से बड़ा था कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन ये इंसानी रवैये में एक बड़ी तब्दीली का नतीजा था, और एक ऐसी तब्दीली जो पिछली नस्लों के लिए नामुमकिन लगती होगी। जंग में कमी किसी खुदाई मोजज़े या कवानीन फितरत में तब्दीली का नतीजा नहीं थी, ये इंसानों के अपने कवानीन, अफसानों और इदारों को तब्दील करने और बेहतर फैसले करने का नतीजा थी। बदकिस्मती से ये हकीकत कि ये तब्दीली इंसानी इंतखाब से हुई है, इसका मतलब ये भी है कि ये पलट भी सकती है। टेक्नोलॉजी, मईशत और सकाफत हमेशा बदलते रहते हैं। 2020 की दहाई के अवाइल में ज्यादा रहनुमा एक बार फिर जंगी शान और शौकत के ख्वाब देख रहे हैं, मुसल्लह तनाज़ुआत बढ़ रहे हैं और फौजी बजट में इजाफा हो रहा है। 2022 का संगीन मोड़ और तारीखी नजरियात 2022 के अवाइल में एक नाजुक हद पार हो गई। रूस ने 2014 में यूक्रेन पर एक महदूद हमले के जरिए और क्रीमिया और मशरकी यूक्रेन के दीगर इलाकों पर कब्जा करके आलमी निजाम को पहले ही गैर मुस्तहकम कर दिया था। लेकिन 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूक्रेन को फतह करने और यूक्रेनी कौमियत को खत्म करने के मकसद से एक भरपूर हमला शुरू कर दिया। उस हमले की तैयारी और उसे बरकरार रखने के लिए रूस ने अपना फौजी बजट आलमी औसत 7% से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। दुरुस्त आदादोशुमार का तयन करना मुश्किल है क्योंकि रूसी फौजी बजट के कई पहलू खुफिया हैं, लेकिन बेहतरीन तखमीने इस आदादोशुमार को तकरीबन 30% के आसपास रखते हैं और ये इससे भी ज्यादा हो सकता है। रूसी हमले ने बदले में न सिर्फ यूक्रेन बल्कि कई दीगर यूरोपीय अक़वाम को भी अपने फौजी बजट बढ़ाने पर मजबूर किया है। रूस जैसी जगहों पर जंगी सकाफतों का दोबारा उभरना और दुनिया भर में बेमिसाल साइबर हथियारों और खुद मुख्तार असलहे की तरक्की एक जंग के नए दौर का बायस बन सकती है जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। पुतिन जैसे रहनुमा जंग और अमन के मामलात पर जो फैसले करते हैं वो तारीख के बारे में उनकी समझ से तश्कील पाते हैं। उसका मतलब है कि जैसे जरूरत से ज्यादा पर उम्मीद तारीखी नजरियात खतरनाक वहम हो सकते हैं, वैसे ही जरूरत से ज्यादा मायूस किन नजरियात तबाहकुन खुद को पूरा करने वाली पेशन गोइयां बन सकते हैं। 2022 में यूक्रेन पर अपने भरपूर हमले से पहले पुतिन ने अक्सर अपने इस तारीखी यकीन का इजहार किया था कि रूस गैर मुल्की दुश्मनों के साथ एक लामतनाही जद्दोजहद में फंसा हुआ है और ये कि यूक्रेनी कौम इन दुश्मनों की एक मन घड़त कहानी है। जून 2021 में उन्होंने रूसियों और यूक्रेनियों की तारीखी वहदत पर के उन्वान से एक 4300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून शाया किया था, जिसमें उन्होंने एक कौम के तौर पर यूक्रेन के वजूद से इनकार किया और दलील दी कि गैर मुल्की ताकतों ने यूक्रेनी अलहदगी पसंदी को फरोग देकर रूस को बार बार कमजोर करने की कोशिश की है।
अगरचे पेशेवर मौर्रिखीन इन दावों को मुस्तरद करते हैं, लेकिन पोतन बज़ाहिर इस तारीखी बयान पर खुलूस से यकीन रखते हैं। पोतन के तारीखी यकीन ने उन्हें 2022 में यूक्रेन की फतह को दीगर पॉलिसी अहदाफ पर तरजीह देने पर मजबूर किया, जैसे कि रूसी शहरियों को बेहतर सेहत की देखभाल फराहम करना या AI को बाकायदा बनाने के लिए आलमी इक़दाम की क़यादत करना। अगर पोतन जैसे रहनुमा ये मानते हैं कि इंसानियत एक बेरहम ताकतवर ही गालिब है कि दुनिया में फंसी हुई है, कि इस अफसोसनाक हालत में कोई गहरी तब्दीली मुमकिन नहीं है, और ये कि 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के अवाइल का निस्बती अमन एक सराप था, तो फिर वाहिद इंतखाब शिकारी या शिकार का किरदार अदा करने का रह जाता है। ऐसे इंतखाब के पेश नज़र ज्यादातर रहनुमा तारीख में शिकारी के तौर पर जाने को तरजीह देंगे और फातिहीन की इस खौफनाक फहरिस्त में अपना नाम शामिल करेंगे, जिससे बदकिस्मत तुलबा को अपने तारीख के इम्तिहानात के लिए याद करने पर मजबूर किया जाता है। ताहम उन रहनुमाओं को ये याद दिलाना चाहिए कि AI के दौर में अल्फा शिकारी गालिबन AI ही होगा। तब्दीली का इम्कान और हमारी जिम्मेदारी हो सकता है कि हमारे पास मजीद इंतखाब दस्तयाब हों। मैं ये पेशगोई नहीं कर सकता कि लोग आने वाले सालों में क्या फैसले करेंगे, लेकिन एक मौर्रिख की हैसियत से मैं तब्दीली के इम्कान पर यकीन रखता हूँ। तारीख के अहम तरीन असबाब में से एक ये है कि बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम फितरी और अबदी समझते हैं, दरहकीकत इंसान की बनाई हुई और काबिल तगय्युर हैं। ताहम इस बात को कबूल करना कि तनाज़ा नागुज़ीर नहीं है, हमें गाफिल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसके बिल्कुल बरअक्स ये हम सब पर अच्छे इंतखाब करने की भारी जिम्मेदारी डालता है। इसका मतलब है कि अगर इंसानी तहजीब तनाज़े की लपेट में आ जाती है तो हम उसका इल्ज़ाम किसी कानून फितरत या किसी अजनबी टेक्नोलॉजी पर नहीं लगा सकते। इसका ये मतलब भी है कि अगर हम कोशिश करें तो एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ये सादगी नाइबीते नहीं है, ये हकीकत पसंदी रियलिज्म है। हर पुरानी चीज़ कभी नई थी। तारीख का वाहिद मुस्तकिल कानून तब्दीली है। पस नेविश्त एपिलॉग 2016 के अवाखिर में अल्फागो के लिए शेड्यूल को शिकस्त देने के चंद माह बाद, और जब फेसबुक के एल्गोरिथम्स म्यांमार में खतरनाक नस्ल परस्ताना जज्बात को भड़का रहे थे, तो मैंने होमो ड्यूस शाये की। अगरचे मेरी तालीमी तरबियत कुरून वस्तीज़ और जदीद फौजी तारीख में थी और मेरा कंप्यूटर साइंस के तकनीकी पहलुओं से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इशाअत के बाद अचानक मेरी शोहरत एक AI माहिर की बन गई। उससे साइंसदानों, कारोबारी अफराद और आलमी रहनुमाओं के दफातर तक रसाई मिली जो AI में दिलचस्पी रखते थे, और मुझे AI इनकलाब की पेचीदा हरकियात पर एक दिलचस्प इम्तियाजी झलक देखने का मौका मिला। ये बात सामने आई कि 100 साला जंग में अंग्रेजी हिकमत अमली पर तहकीक और 30 साला जंग की पेंटिंग्स का मुताला करने का मेरा साबका तजर्बा इस नए शोबे से बिल्कुल गैर मुताल्लिक नहीं था। दर हकीकत उसने मुझे AI लैब्स, कॉरपोरेट दफातर, फौजी हेडक्वार्टर्स और सदारती महल्लात में तेजी से होने वाले वाकयात पर एक मुनफरिद तारीखी नुक्ता नजर दिया। गुज़िश्ता 8 सालों में मेरी AI के बारे में, खास तौर पर उसके खतरात के बारे में, अवामी और निजी दोनों तरह की मुताद्दिद गुफ्तगूएं हुई हैं, और हर गुजरते साल के साथ उनका लहजा मजीद फौरी होता चला गया है। जो गुफ्तगूएं 2016 में एक दौर के मुस्तकबिल के बारे में महज फलसफियाना क़ियास आराइयां महसूस होती थीं, वो 2024 तक इमरजेंसी रूम की तरह तवज्जो मरकूज शिद्दत इख्तियार कर चुकी थीं। तारीख, तरजीहात और रियासतों के मफादात में न तो सियासतदान हूं और न ही कारोबारी शख्स, और मेरे अंदर उन पेशों के लिए दरकार सलाहियत कम है। लेकिन मैं समझता हूं कि तारीख की समझ मौजूदा तकनीकी, इक्तिसादी और सकाफती तरक्कियों को बेहतर तौर पर समझने के लिए और ज्यादा फौरी तौर पर हमारी सियासी तरजीहात को तब्दील करने के लिए मुफीद हो सकती है। सियासत बड़ी हद तक तरजीहात का मामला है। क्या हमें सेहत की देखभाल का बजट काटकर दिफा पर ज्यादा खर्च करना चाहिए? क्या हमारा सबसे ज्यादा दबाव वाला सिक्योरिटी खतरा दहशतगर्दी है या मौसमियाती तब्दीली? क्या हम आबाई इलाके का कोई खोया हुआ हिस्सा दोबारा हासिल करने पर तवज्जो दें या पड़ोसियों के साथ एक मुश्तरका इक्तिसादी जोन बनाने पर? तरजीहात ये तय करती हैं कि शहरी कैसे वोट देते हैं, कारोबारी अफराद को किस चीज की फिक्र है, और सियासतदान कैसे अपना नाम बनाना चाहते हैं। और तरजीहात अक्सर तारीख के बारे में हमारी समझ से तश्कील पाती हैं। जहां नाम निहाद हकीकत पसंद रियलिस्ट्स तारीखी बयानियों को रियासती मफादात को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले महज प्रोपेगंडा के हथकंडे कहकर रद्द कर देते हैं, वहीं दर हकीकत यही बयानिए हैं जो सबसे पहले रियासती मफादात की तारीफ करते हैं। जैसा कि हमने क्लाज़ोट्स के जंग के नजरिया की बहस में देखा, हतमी अहदाफ की तारीफ करने का कोई अक्ली तरीका नहीं है। रूस, इसराइल, म्यांमार या किसी भी दूसरे मुल्क के रियासती मफादात को किसी रियाजियाती या तबई मसावात से कभी नहीं निकाला जा सकता,
वो हमेशा एक तारीखी बयानिए का मफरूज़ा अखलाकी नतीजा होते हैं। लिहाजा ये बात शायद ही हैरान कुन हो कि दुनिया भर के सियासतदान तारीखी बयानियों को सुनाने में बहुत ज्यादा वक्त और कोशिश सिर्फ करते हैं। व्लादिमीर पुतिन की मज़कूरा बाला मिसाल इस सिलसिले में शायद ही कोई गैर मामूली हो। 2005 में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान की म्यांमार के इस वक्त के आमर जनरल थान शव्वे से पहली मुलाकात हुई। अन्नान को मशवरा दिया गया था कि वो पहले बात करें ताकि जनरल को गुफ्तगू पर इजारादारी कायम करने से रोका जा सके, जो सिर्फ 20 मिनट चलनी थी। लेकिन थान शव्वे ने पहले वार किया और तकरीबन 1 घंटा म्यांमार की तारीख पर बात करते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बमुश्किल ही बोलने का मौका दिया। मई 2011 में इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर बाराक ओबामा से मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा ही किया। ओबामा के मुख्तसर तारुफी कलिमात के बाद नेतन्याहू ने सदर को इसराइल और यहूदी कौम की तारीख पर एक तवील लेक्चर दिया। ओबामा के साथ ऐसे पेश आए जैसे वो उनके तालिबे इल्म हों। बदगुमान लोग ये दलील दे सकते हैं कि थान शव्वे और नेतन्याहू को तारीख के हकाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो किसी सियासी मकसद को हासिल करने के लिए जानबूझकर उन्हें तोड़ मरोड़ रहे थे। लेकिन उनके ये सियासी मकासद खुद तारीख के बारे में गहरे एतकादात का नतीजा थे। एआई और तारीखी मवाज़ने एआई पर सियासतदानों के साथ साथ टेक्नोलॉजी के कारोबारी अफराद के साथ मेरी अपनी गुफ्तगुओं में तारीख अक्सर एक मरकजी मौजू के तौर पर सामने आई है। मेरे कुछ हम गुफ्तगू करने वालों ने तारीख की एक पुरामीद तस्वीर खींची और इसके मुताबिक एआई के बारे में पुरजोश थे। उन्होंने दलील दी कि ज्यादा मालूमात का मतलब हमेशा ज्यादा इल्म होता है और ये कि हमारा इल्म बढ़ाकर हर पिछले मालूमाती इनकलाब ने बनी नौ इंसान को बहुत फायदा पहुंचाया है। क्या प्रिंटिंग के इनकलाब ने साइंसी इनकलाब को जन्म नहीं दिया? क्या अखबारात और रेडियो ने जदीद जमहूरियत के उरूज का बायस नहीं बने? उन्होंने कहा कि एआई के साथ भी ऐसा ही होगा। दूसरों का नुक्ता नजर कदरे धुंधला था, लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बनी नौ इंसान किसी न किसी तरह एआई इनकलाब से गुजर जाएगी, जैसे हम सनती इनकलाब से गुजरे। दोनों में से किसी नुक्ता नजर ने मुझे ज्यादा तसल्ली नहीं दी। पिछले अबवाब में बयान करदा वजूहात की बिना पर मुझे प्रिंटिंग और सनती इनकलाब से ऐसे तारीखी मवाज़ने परेशान कुन लगते हैं, खास तौर पर ताकत के ओहदों पर फाइज लोगों की तरफ से, जिनका तारीखी विजन हमारे मुस्तकबिल को तश्कील देने वाले फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है। ये तारीखी मवाज़ने एआई इनकलाब की बेमिसाल नौइयत और पिछले इनकलाबात के मनफी पहलुओं दोनों को कम समझते हैं। प्रिंटिंग इनकलाब के फौरी नताइज में साइंसी दरियाफ्तों के साथ साथ जादूगरनियों का शिकार और मजहबी जंगें शामिल थीं, जबकि अखबारात और रेडियो को आमरियतों के साथ साथ जमहूरियतों ने भी इस्तेमाल किया। जहां तक सनती इनकलाब का ताल्लुक है, उसके साथ ढलने में साम्राजियत और नाजी अज़म जैसे तबाहकुन तजुर्बात शामिल थे। अगर एआई इनकलाब हमें इसी तरह के तजुर्बात की तरफ ले जाता है, तो क्या हम वाकई यकीन कर सकते हैं कि हम एक बार फिर उससे गुजर जाएंगे? एआई इनकलाब एक मालूमाती बहाव में तब्दीली। इस किताब के साथ मेरा मकसद एआई इनकलाब पर एक ज्यादा दुरुस्त तारीखी तनाजुर फराहम करना है। ये इनकलाब अभी अपने इब्तिदाई दौर में है और हकीकी वक्त में अहम पेशरफ्त को समझना बदनामी की हद तक मुश्किल है। अब भी 2010 की दिहाई के वाक़यात जैसे अल्फागो की फतह या रोहिंग्या मुखालिफ मुहिम में फेसबुक की शमूलियत के मानी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। 2020 की दहाई के अवाइल के वाक़यात के माना तो और भी मुबहम हैं। फिर भी हजारों सालों में मालूमाती नेटवर्क्स कैसे तैयार हुए, उस पर अपनी निगाह को वसी करके मेरा ख्याल है कि हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके बारे में कुछ बसीरत हासिल करना मुमकिन है। एक सबक यह है कि नई मालूमाती टेक्नोलॉजी की ईजाद हमेशा बड़ी तारीखी तब्दीलियों के लिए एक मुहर्रिक होती है, क्योंकि मालूमात का सबसे अहम किरदार पहले से मौजूद हकीकतों की नुमाइंदगी करने के बजाय नए नेटवर्क्स को बनना है। कदीम मेसोपोटामिया में टैक्स की अदायगियों को रिकॉर्ड करने से मिट्टी की गोलियों ने पहली शहरी रियासतों को बनाने में मदद की। पेशन गोई के तसव्वुरात को मुक़द्दस किताबों में शामिल करने से नई किस्म के मज़ाहिब फैले। सदरों और शहरियों के अल्फाज को तेजी से फैलाने से अखबारात और टेलीग्राफ ने बड़े पैमाने पर जमहूरियत और बड़े पैमाने पर आमरियत दोनों के दरवाजे खोले। इस तरह रिकॉर्ड की गई और तकसीम की गई मालूमात कभी सच थी, अक्सर झूठ, लेकिन उसने हमेशा ज्यादा तादाद में लोगों के दरमियान नए राब्ते पैदा किए हैं। हम मेसोपोटामिया की पहली शहरी रियासतों के उरूज, ईसाइयत के फैलाव, अमरीकी इनकलाब और बिलशवीक इनकलाब जैसे तारीखी इनकलाबात को सियासी, नजरियाती और इक्तिसादी ताबीरें देने के आदी हैं। लेकिन गहरी समझ हासिल करने के लिए हमें उन्हें मालूमात के बहाव के तरीके में इनकलाबात के तौर पर भी देखना चाहिए। ईसाइयत बिलाशुबा अपने बहुत से अफसानों और रसूमात में यूनानी कसीर तहजीब से मुख्तलिफ थी।
फिर भी ये एक वाहिद मुकद्दस किताब और उसकी ताबीर करने के लिए सौंपे गए इदारे को जो अहमियत देती थी, इसमें भी मुख्तलिफ थी। नतीजतन जहां जीवस का हर मंदिर एक अलग हस्ती था, वहीं हर ईसाई चर्च एक मुत्तहिदा नेटवर्क में एक नोड बन गया। मसीह के पैरोकारों के दरमियान मालूमात का बहाव जेवस के पुजारियों के दरमियान मुख्तलिफ था। इसी तरह स्टॉलन का यूएसएसआर पैटर दी ग्रेट की सल्तनत से एक मुख्तलिफ किस्म का मालूमाती नेटवर्क था। स्टॉलन ने बहुत सी बेमिसाल इक्तिसादी पॉलिसियां नाफिज कीं, लेकिन जिस चीज ने उसे ऐसा करने के काबिल बनाया वो ये था कि वो एक ऐसे आमरीत पसंद नेटवर्क की सरबराही कर रहा था जिसमें मरकज ने लाखों लोगों की जिंदगियों को छोटी सतह पर मुनज़्ज़म करने के लिए काफी मालूमात जमा कर ली थीं। टेक्नोलॉजी शाज़ो नादिर ही हतमी होती है और एक ही टेक्नोलॉजी को बहुत मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किताब और टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजीज की ईजाद के बगैर ईसाई चर्च और स्टॉलेंस्ट साजो सामान कभी मुमकिन न होते। ये दानिश विजडम इंसानी तारीख से कहीं ज्यादा कदीम है। ये बुनियादी एलिमेंटल है, नामियाती जिंदगी, ऑर्गेनिक लाइफ की बुनियाद। पहले जानदार किसी बेऐब ज़हीन हस्ती या खुदा ने तख्लीक नहीं किए थे, वो आजमाइश और गलती, ट्रायल एंड एरर के एक पेचीदा अमल के जरिए वजूद में आए। 4 अरब सालों के दौरान बिगाड़, म्यूटेशन और खुद को दुरुस्त करने, सेल्फ करेक्शन के पुरपेश तरीक़ाकार के नतीजे में दरख्त, डायनोसार, जंगलात और बिलाखिर इंसान इर्तिका पजीर हुए। अब हमने एक अजनबी गैर नामियाती जहानत, एलियन इनऑर्गेनिक इंटेलिजेंस को तलब कर लिया है जो हमारे काबू से बाहर निकल सकती है और न सिर्फ हमारी अपनी नस्ल बल्कि बेशुमार दूसरी जानदारों को भी खतरे में डाल सकती है। आने वाले बरसों में हम सब जो फैसले करेंगे वो ये तय करेंगे कि आया उस अजनबी जहानत को बुलाना एक आखिरी गलती, टर्मिनल एरर साबित होता है या जिंदगी के AI मालूमात के नेटवर्क्स का एक नया रुकन। ये तारीखी सबक हमें अपनी मौजूदा सियासी बहसों में AI इनकलाब पर ज्यादा तवज्जो देने की भरपूर हौसला अफजाई करता है। AI की ईजाद मुमकिना तौर पर टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस या यहां तक कि तहरीर की ईजाद से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि AI पहला आला है जो खुद से फैसले करने और ख्यालात पैदा करने की सलाहियत रखता है। जबकि प्रिंटिंग प्रेस और चरमी तूमार लोगों को जोड़ने के नए जराए फराहम करते थे, AI हमारे मालूमाती नेटवर्क्स में मुकम्मल रुकन है। आने वाले सालों में फौजों से लेकर मज़ाहिब तक तमाम मालूमाती नेटवर्क्स लाखों नए AI अराकीन हासिल करेंगे जो इंसानों से बहुत मुख्तलिफ तरीके से डेटा पर कार्रवाई करेंगे। ये नए अराकीन अजनबी फैसले करेंगे और अजनबी ख्यालात पैदा करेंगे, यानी ऐसे फैसले और ख्यालात जो इंसानों के जहन में आने का इम्कान कम है। इतने सारे अजनबी अराकीन का इजाफा फौजों, मज़ाहिब, बाजारों और कौमों की शक्ल को बदलने का पाबंद है। पूरी सियासी, इक्तसादी और समाजी नज़में टूट सकती हैं और उनकी जगह नई नज़में ले लेंगी। यही वजह है कि AI को उन लोगों के लिए भी इंतहाई फौरी मामला होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी की परवाह नहीं करते और जो समझते हैं कि सबसे अहम सियासी सवालात जमहूरियत की बका या दौलत की मुनसिफाना तकसीम से मुताल्लिक हैं। AI का कैनोनाइजेशन मुस्तनद बनाना। ये किताब AI की बहस को बाइबल जैसे मुकद्दस मुस्तनद मतून, सेक्रेट कैनन्स की बहस के साथ जोड़ती है, क्योंकि हम अब AI की मुस्तनद बनाने के नाजुक मोड़ पर हैं। जब चर्च के बुजुर्गों जैसे बुश पेथनासियस ने फैसला किया कि एक 3 थीस को बाइबल के डेटा सेट में शामिल किया जाए जबकि आमाले पोल्स और थीकला को खारिज कर दिया जाए, तो उन्होंने हजारों सालों के लिए दुनिया को तश्कील दिया। 21वीं सदी तक के अरबों ईसाइयों ने थीकला के ज्यादा रवादाराना रवैये के बजाय एक 3 थीस के औरत मुखालिफ ख्यालात की बुनियाद पर दुनिया के बारे में अपने ख्यालात कायम किए हैं। आज भी इस रास्ते को पलटना मुश्किल है, क्योंकि चर्च के बुजुर्गों ने बाइबल में कोई खुद को दुरुस्त करने का तरीकाकार शामिल न करने का इंतखाब किया। बिशप एथनासिस के मौजूदा दौर के मसावी वो इंजीनियर्स हैं जो AI के लिए इब्तदाई कोड लिखते हैं और जो वो डेटा सेट का इंतखाब करते हैं जिस पर बच्चे AI को तरबियत दी जाती है। जैसे जैसे AI ताकत और इख्तियार में बढ़ता है और शायद खुद ताबीर करने वाली मुकद्दस किताब बन जाता है, इसी तरह आज के इंजीनियर्स के किए गए फैसले सदियों तक गूंज सकते हैं। मालूमात के नेटवर्क से मुताल्लिक 2 इंतबाहात तारीख का मुतालिया सिर्फ AI इनकलाब की अहमियत और AI के बारे में हमारे फैसलों पर जोर नहीं देता, ये हमें मालूमात के नेटवर्क्स और मालूमाती इनकलाबात के बारे में 2 आम लेकिन गुमराह कुन नुक्ता नजरों से भी खबरदार करता है। 1. हद से ज्यादा सादा और पुरामीद नुक्ता नजर से खबरदार रहें। मालूमात हकीकत नहीं है, इसका बुनियादी काम नुमाइंदगी करने के बजाय जोड़ना है, और तारीख भर में मालूमाती नेटवर्क्स ने अक्सर हकीकत पर नज़्म ज़ब्त को तरजीह दी है। टैक्स रिकॉर्ड, मुकद्दस किताबें, सियासी मंशूर और खुफिया पुलिस फाइलें ताकतवर रियासतें और गिरजाघर बनाने में इंतहाई मुअस्सिर हो सकती हैं।
जो दुनिया का एक मस्ख शुदा नजरिया रखते हैं और अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करने का रुझान रखते हैं। ज्यादा मालूमात सितम ज़रीफी से कभी कभार ज्यादा जादूगरनियों के शिकार का नतीजा बन सकती है। ये तवक्को करने की कोई वजह नहीं है कि एआई लाजमी तौर पर इस नमूने को तोड़ेगा और हकीकत को तरजीह देगा। एआई गलती से पाक नहीं है। पिछली दहाई में म्यांमार, ब्राजील और दीगर जगहों पर खतरनाक वाकयात से हमें जो थोड़ा बहुत तारीखी तनाजुर मिला है, वो इस बात की निशानदही करता है कि मजबूत खुद को दुरुस्त करने वाले तरीक़ेकार की अदम मौजूदगी में एआई मस्खशुदा आलमी नजरियात को फ़रोग़ देने, ताकत के संगीन गलत इस्तेमाल को मुमकिन बनाने और खौफनाक नए जादूगरनियों के शिकार को शुरू करने की सलाहियत रखते हैं। 2. हद से ज्यादा शकूक व शुबहात पर मबनी नुक्ता नजर से भी खबरदार रहें। अवामियत पसंद पॉपुलिस्ट्स हमें बताते हैं कि ताकत ही वाहिद हकीकत है, कि तमाम इंसानी तामुलात ताकत की जिद्दोजहद है और ये कि मालूमात महज एक हथियार है जिसे हम अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कभी भी मामला नहीं रहा और ये सोचने की कोई वजह नहीं है कि एआई इसे मुस्तकबिल में ऐसा बना देगा। अगरचे बहुत से मालूमाती नेटवर्क्स नज़्म ज़ब्त को हकीकत पर तरजीह देते हैं, लेकिन कोई भी नेटवर्क हकीकत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके जिंदा नहीं रह सकता। जहां तक इनफरादी इंसानों का ताल्लुक है, हम सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि हकीकत में भी मुखलिसाना दिलचस्पी रखते हैं। यहां तक कि स्पेन की तफ्तीशी अदालत स्पेनिश इंक्विजिशन जैसे इदारों में भी अलोंसो डी साल्जार फिरियास जैसे दियानतदार हकीकत के मुतलाशी अराकीन मौजूद थे, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने के बजाय अपनी जान को खतरे में डालकर हमें याद दिलाया कि जादूगरनियां महज बाहमी मौजूई फिक्शन इंटरसब्जेक्टिव फिक्शंस हैं। ज्यादातर लोग खुद को सिर्फ ताकत के जुनून में मुब्तला यकजहती मखलूक के तौर पर नहीं देखते, तो फिर दूसरों के बारे में ऐसा नजरिया क्यों रखा जाए? बका का बेहतरीन इंतखाब तमाम इंसानी तामुलात को जीरो सम ताकत की जद्दोजहद तक महदूद करने से इनकार करना न सिर्फ माजी की ज्यादा मुकम्मल और नाजुक समझ हासिल करने के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा पुरामीद और तामीरी रवैया रखने के लिए भी जरूरी है। अगर ताकत ही वाहिद हकीकत होती तो तनाजुआत को हल करने का वाहिद तरीका तशद्दुद होता। अवामियत पसंद और मार्क्सिस्ट दोनों मानते हैं कि लोगों के ख्यालात उनके इम्तियाजात से तय होते हैं और ये कि लोगों के ख्यालात को बदलने के लिए पहले उनके इम्तियाजात छीन लेना जरूरी है, जिसमें आम तौर पर ताकत का इस्तेमाल शामिल होता है। ताहम चूंकि इंसान हकीकत में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए कम अज कम कुछ तनाजुआत को पुरअमन तरीके से हल करने का मौका मौजूद है। एक दूसरे से बातचीत करके, गलतियों को तस्लीम करके, नए ख्यालात को कबूल करके और उन कहानियों पर नजरसानी करके जिन पर हम यकीन रखते हैं। ये जमहूरी नेटवर्क्स और साइंसी इदारों का बुनियादी मफरूजा है। इस किताब को लिखने के पीछे भी यही बुनियादी मुहरिक रहा है। ज़हीन तरीन का मादूम होना। आइए अब इस सवाल की तरफ वापस आते हैं जो मैंने इस किताब के शुरू में किया था। अगर हम इतने अक्लमंद हैं तो हम खुद को तबाह करने पर क्यों तले हैं? हम एक ही वक्त में जमीन पर सबसे ज़हीन और सबसे अहमक जानवर हैं। हम इतने ज़हीन हैं कि हम जौहरी मिसाइल और इंतहाई ज़हीन एल्गोरिथम बना सकते हैं, और हम इतने अहमक हैं कि इन चीजों को बनाना जारी रखते हैं, हालांकि हमें यकीन नहीं है कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसा ना कर पाना हमें तबाह कर सकता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमारी फितरत में कोई चीज हमें खुद तबाही के रास्ते पर जाने पर मजबूर करती है? इस किताब ने दलील दी है कि कसूर हमारी फितरत का नहीं बल्कि हमारे मालूमाती नेटवर्क्स का है। हकीकत पर नज़्म ज़ब्त को तरजीह देने की वजह से इंसानी मालूमाती नेटवर्क्स ने अक्सर बहुत ज्यादा ताकत तो पैदा की है, लेकिन अक्ल व दानिश बहुत कम। मिसाल के तौर पर नाजी जर्मनी ने एक इंतहाई मुअस्सर फौजी मशीन बनाई और उसे एक पागल अफसाने की खिदमत में लगा दिया। नतीजा बड़े पैमाने पर तबाही, लाखों लोगों की मौत और बिलाखिर नाजी जर्मनी की भी तबाही हुई। बिलाशुबा ताकत बजाते खुद बुरी नहीं है। जब उसे दानिशमंदी से इस्तेमाल किया जाए तो ये भलाई का जरिया बन सकती है। मिसाल के तौर पर जदीद तहजीब ने कहत को रोकने, वबाई अमराज पर काबू पाने और समंदरी तूफानों और जलजलों जैसी कुदरती आफात के असरात को कम करने की ताकत हासिल कर ली है। आम तौर पर ताकत का हुसूल एक नेटवर्क को बाहर से आने वाले खतरात से ज्यादा मुअस्सिर तरीके से निमटने की इजाजत देता है, लेकिन साथ ही साथ उस नेटवर्क के खुद अपने लिए पैदा होने वाले खतरात को भी बढ़ा देता है। ये खास तौर पर काबिल गौर है कि जैसे जैसे एक नेटवर्क ज्यादा ताकतवर होता जाता है, वो ख्याली दहशतें जो सिर्फ इसी नेटवर्क के ईजाद करदा अफसानों में मौजूद होती हैं, वो कुदरती आफात से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। एक जदीद रियासत जो खुश्कसाली या ज्यादा बारिशों का सामना करती है, वो आम तौर पर इस कुदरती आफत को अपने शहरियों में बड़े पैमाने पर भूख का सबब बनने से रोक सकती है।
लेकिन इंसान साख्ता फंतासी में जकड़ी हुई एक जदीद रियासत बड़े पैमाने पर इंसान साख्ता कहत बर्पा करने की सलाहियत रखती है, जैसा कि 1930 की दिहाई के अवाइल में यूएसएसआर में हुआ था। उसके मुताबिक जैसे जैसे एक नेटवर्क ज्यादा ताकतवर होता जाता है, उसके खुद को दुरुस्त करने वाले तरीकाकार सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स ज्यादा हयातियाती अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। अगर पत्थर के जमाने का कोई कबीला या कांसी के जमाने की कोई शहरी रियासत अपनी गलतियों की निशानदही और इस्लाह करने के काबिल न भी होती तो मुमकिना नुकसान महदूद था। ज्यादा से ज्यादा एक शहर तबाह होता और जिंदा बच जाने वाले किसी और जगह दोबारा कोशिश करते। यहां तक कि अगर लोहे के जमाने की सल्तनत का कोई हुक्मरान जैसे टाइबेरियस या नीरू वहम या नफसियाती आर्जे में मुब्तला हो जाता तो नताइज शाज़ो नादिर ही तबाहकुन होते थे। रूमी सल्तनत अपने पागल शहनशाहों के मुनसिफाना हिस्से के बावजूद सदियों तक बरकरार रही और उसका हतमी इन्हिदाम इंसानी तहजीब का खात्मा नहीं लाया। लेकिन अगर सिलिकॉन एज की एक सुपर पावर में कमजोर या गैर मौजूद खुद को दुरुस्त करने वाले तरीक़ाकार हों तो ये बहुत अच्छी तरह हमारी नस्ल और बेशुमार दीगर जिंदगी की अक़साम की बका को खतरे में डाल सकती है। एआई के दौर में पूरी इंसानियत खुद को अपनी कैपरी वला में टाइबेरियस जैसी सूरत हाल में पाती है। हमारे पास बेपनाह ताकत है और हम नायाब आसाइशों से लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन हम अपनी ही तख्लीकात के जरिए आसानी से हीरा फेरी का शिकार हो जाते हैं और जब तक हमें खतरे का एहसास होता है बहुत देर हो चुकी हो सकती है। बदकिस्मती से इंसानियत की तवीलुल मुद्दती फलाह व बहबूद के लिए खुद को दुरुस्त करने वाले तरीक़ेकार की अहमियत के बावजूद सियासतदान उन्हें कमजोर करने का लालच महसूस कर सकते हैं। जैसा कि हमने पूरी किताब में देखा है, अगरचे खुद को दुरुस्त करने वाले तरीक़ेकार को गैर मुअस्सिर बनाने के बहुत से नुकसानात हैं, लेकिन ये फिर भी एक कामयाब सियासी हिकमत अमली हो सकती है। ये 21वीं सदी के स्टॉलन के हाथों में बेपनाह ताकत दे सकता है और ये फर्ज करना नादानी होगी कि एआई के जरिए मजबूत बनाई गई एक आमरियत जरूरी तौर पर इंसानी तहजीब पर तबाही मचाने से पहले खुद ही तबाह हो जाएगी। जैसे जंगल का कानून एक अफसाना है, इसी तरह ये ख्याल भी कि तारीख का कौस इंसाफ की तरफ झुकता है एक अफसाना है। तारीख एक मुकम्मल तौर पर खुला कौस है जो कई सिमतों में झुक सकता है और बहुत मुख्तलिफ मंजिलों तक पहुंच सकता है। अगर होमो सेपियंस खुद को तबाह भी कर ले तो कायनात अपने मामूल के मुताबिक अपना कारोबार जारी रखेगी। जमीन के इर्तिका को इंतहाई ज़हीन बंदरों की एक तहजीब पैदा करने में 4 अरब साल लगे थे। अगर हम चले जाते हैं और इर्तिका को इंतहाई ज़हीन चूहों की एक तहजीब पैदा करने में मजीद 100 मिलियन साल लगते हैं तो ऐसा होगा। कायनात सब्र करने वाली है, ताहम एक इससे भी बदतर सूरत हाल है। जहां तक आज हम जानते हैं बंदर, चूहे और करह अर्ज की दीगर नामियाती ऑर्गेनिक मखलूक़ात पूरी कायनात में वाहिद बाशऊर हस्तियां हो सकती हैं। हमने अब एक गैर बाशऊर लेकिन बहुत ताकतवर अजनबी जहानत को तख्लीक किया है। अगर हम इसे गलत तरीके से संभालते हैं तो एआई न सिर्फ जमीन पर इंसानी तसल्लुत बल्कि शऊर की रोशनी को भी बुझा सकता है, कायनात को एक मुकम्मल तारीकी के दायरे में बदल सकता है। ये दानिश विजडम इंसानी तारीख से कहीं ज्यादा कदीम है। ये बुनियादी एलिमेंटल है, नामियाती जिंदगी, ऑर्गेनिक लाइफ की बुनियाद। पहले जानदार किसी बेऐब ज़हीन हस्ती या खुदा ने तख्लीक नहीं किए थे। वो आजमाइश और गलती, ट्रायल एंड एरर के एक पेचीदा अमल के जरिए वजूद में आए। 4 अरब सालों के दौरान बिगाड़, म्यूटेशन और खुद को दुरुस्त करने, सेल्फ करेक्शन के पुरपीश तरीक़ाकार के नतीजे में दरख्त, डायनोसार, जंगलात और बिलाखिर इंसान इर्तिका पजीर हुए। अब हमने एक अजनबी गैर नामियाती जहानत एलियन इनऑर्गेनिक इंटेलिजेंस को तलब कर लिया है जो हमारे काबू से बाहर निकल सकती है और न सिर्फ हमारी अपनी नस्ल बल्कि बेशुमार दूसरी जानदारों को भी खतरे में डाल सकती है। आने वाले बरसों में हम सब जो फैसले करेंगे वो ये तय करेंगे कि आया इस अजनबी जहानत को बुलाना एक आखिरी गलती टर्मिनल एरर साबित होता है या जिंदगी के इर्तिका में एक नए उम्मीद अफजा बाब का आगाज।